इन द लास्ट 2-3 years होटल इंडस्ट्री में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जो आज इस सेक्टर को एक नई ग्रोथ सुपर साइकिल की तरफ ले जा रही है। तो ऐसा क्या हुआ इस सेक्टर में जो लॉकडाउन के टाइम पे एक कोलैप्स के एज पे था, लेकिन आज एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है? That's what I'm going to answer in this video. Hi guys, I'm Inder Kapoor and let's talk about the mega trends emerging in the hotel industry. Now before we begin to understand what is happening right now, let's talk about the business dynamics of the hotel industry and how it has evolved over the last 10 to 15 years. अब guys एक बात सोचो, होटल इंडस्ट्री जो है ना वो एक काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। मतलब लेट सपोज आप एक होटल को आज इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 500 to 800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसके बाद उस होटल को बनने में भी 4 से 5 साल लगेंगे। नाउ लेट सपोज आपका होटल जो है ना वो रेडी हो चुका है एंड द इकोनॉमी ओवरऑल इज बूमिंग। व्हेन द इकोनॉमी इज गोइंग टू परफॉर्म वेल, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी जो ऑक्यूपेंसी रेट्स हैं आपके रूम्स के वो बढ़ जाएंगे। मतलब लेट सपोज अगर आपके पास 100 रूम्स हैं आपके होटल के अंदर एंड द ऑक्यूपेंसी रेट हैज़ गॉन टू 80%, मतलब एट एनी गिवन डे आपका जो होटल है ना उसके अंदर 80% रूम्स, मतलब कि 80 रूम्स जो है ना वो हमेशा ऑक्यूपाइड रहते हैं। अब सिंपल सी बात समझो, आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम पर ना हमारे पास जो कैपेसिटी है ना ये कम पड़ने वाली है और अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो हमको एक नया होटल को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अब नया होटल आपको इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए आपको एक बहुत ही मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब यूजुअली ये जो डिसीजंस होते हैं ना ये तब लिए जाते थे जब इकोनॉमी ऑलरेडी बूम पर होती थी। तो लेट सपोज मेरी कंपनी जो है ना वो ये डिसीजन उसने लिया कि वो एक नया होटल को इस्टेब्लिश करेगी। होटल इस्टेब्लिश किया, जब तक वो बन के रेडी होगा 3-4 साल उसके अंदर लग जाएंगे। यूजुअली क्या होता था, जब मैंने डिसीजन लिया था उस टाइम पे तो इकोनॉमी बूम पर थी, लेकिन अब क्या हो रहा है धीरे धीरे इकोनॉमी जो है ना वो अपने डाउन टर्न की तरफ बढ़ रही है। तो बाय द टाइम वो होटल जब रेडी होता था ना तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इकोनॉमी डाउन टर्न की तरफ चली जाती थी। सोचो इसकी वजह से इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर एक अननेसेसरी डेट प्रेशर आ चुका होगा और साथ में आपको पता है एक होटल जो है उसके मेजर जो कॉस्ट है वो तो कांस्टेंट ही रहते हैं, मोर और लेस कांस्टेंट रहेंगे। और ऊपर से अगर होटल रूम्स अगर उस लेवल पे ऑक्यूपेंसी नहीं आ पाई तो होगा क्या, इनकम नहीं आएगी लेकिन कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी, which is going to put a lot of pressure on the company's profit and loss statement as well. तो अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होता था, जितने भी शेयर होल्डर्स होते थे ना होटल इंडस्ट्री के, अर्निंग्स के अंदर उनको सिक्लिकलिटी फेस करनी पड़ती थी। मतलब व्हेन द टाइम्स आर गुड तो वो अच्छा परफॉर्म कर लेते थे और अच्छा रिटर्न ले पाते थे, लेकिन जब इकोनॉमी में एकदम से बैड टाइम शुरू हो जाते थे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनके ऊपर बहुत ही मैसिव इम्पैक्ट भी आता था। तो जिसकी वजह से इनकी जो रिटर्न्स जो होते थे ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी वोलेटाइल रहते थे। अब एक और भी बहुत बड़ा रीजन था सिक्लिकलिटी का। मान लो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ना कुछ सिलेक्टेड नंबर ऑफ होटल्स है। अब मैंने क्या किया, वहां पर एक और होटल इस्टेब्लिश किया। अब जैसे ही मैं वो होटल इस्टेब्लिश करूंगा, नंबर ऑफ रूम्स जो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हैं वो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब जो है ना सप्लाई ऑफ रूम्स हैज इंक्रीज्ड और डिमांड जो है ना, हो सकता है डिमांड भी बढ़ रही हो लेकिन डिमांड शायद उस रेट पर ना बढ़ रही हो जिस रेट पर सप्लाई बढ़ रही है। क्योंकि जब इकोनॉमी अच्छी होती है ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक होटल नहीं सारे होटल्स अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करते थे, जिससे कि वो आने वाले टाइम पर कहीं ऐसा ना हो कि इकोनॉमी और अच्छा परफॉर्म करे और वो उसका फायदा ना उठा पाए। तो दैट इज व्हाई जब भी वो सप्लाई लाते थे तो एक साथ सप्लाई होती थी। अब सप्लाई बढ़ती थी एकदम से और डिमांड उस हिसाब से नहीं बढ़ पाती थी, जिसकी वजह से एकदम से सिक्लिकलिटी फिर से बिजनेस के अंदर आ जाती थी। तो ये प्रॉब्लम जो थी ना ये सारी कंपनीज हमेशा से फेस करती आई थी होटल इंडस्ट्री के अंदर। फिर एक फेज आया कोविड का। अब कोविड के टाइम पे एज यू नो कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम पर सबसे पहले जो इम्पैक्ट आया वो होटल इंडस्ट्री के ऊपर आ गया था। क्योंकि कोई बंदा अगर ट्रैवल ही नहीं करेगा तो आप सोचो ना फिर होटल इंडस्ट्री जो है ना वो किस तरीके से ग्रो करेगी। और इनकी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा थी और उसके हिसाब से इनकी ऑक्यूपेंसी रेट जो थे वो काफ़ी मैसिवली गिर चुके थे एंड दैट वाज द बिग प्रॉब्लम विच वॉज हैपनिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम, जिसकी वजह से दिस इंडस्ट्री वॉज ऑन द वर्ज ऑफ अ मेजर कोलैप्स, राइट। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ, इस पर्टिकुलर वीडियो का जो टॉपिक है बेसिकली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा क्या हुआ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई। देखो आज की डेट में ना जो कंपनीज हैं दे हैव बिकम मच स्मार्टर। पहले जो एक एसेट हैवी मॉडल था जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती थी, नाउ दे आर स्लोली मूविंग इनटू द कैपिटल लाइट मॉडल, मतलब एसेट लाइट मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेट्स सपोज मैं लेमन ट्री हूँ, ठीक है, लेमन ट्री एक काफी रिप्यूटेड चेन ऑफ होटल्स है। वो किस तरीके से ऑपरेट करती है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। देखो एक तो उसके खुद के होटल्स
होटल्स तो हैं ही। पहले वाली कंपनीज क्या करती थी, वो क्या करती थी, नए होटल्स को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट करती थी, उसको बनाती थी, फिर उसकी वजह से फिर उनके ऊपर प्रेशर आता था। अब लेमन ट्री ने क्या किया, उन्होंने दो टाइप के मॉडल्स को इस्टेब्लिश किया, जिसमें पहला है फ्रेंचाइजी मॉडल और दूसरा है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मॉडल। पहले समझते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल क्या होता है। अब लेट्स सपोज मैं लेमन ट्री हूं और लेट्स सपोज आप एक एरिया के अंदर एक लोकल होटल हो। क्योंकि आप एक लोकल होटल हो, आपके पास कोई ब्रांड नहीं है, जो बाहर से लोग आपकी सिटी के अंदर आ रहे हैं, दे डोंट नो योर नेम एज मच, जिसकी वजह से क्या होता था, आपके एक तो ऑक्यूपेंसी रेशियो और आपका जो एवरेज रेंटल पर रूम जो था वो काफी लो रहते थे। देखो ये जो होटल इंडस्ट्री है ना, इसके अंदर दो मेजर जो टर्मिनोलॉजीज जो यूज होती हैं या जिनको आप ऑपरेटिंग मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, वो यही दोनों होंगे, ऑक्यूपेंसी रेशियो एंड द सेकंड वन इज एवरेज रेंटल पर रूम। ऐसी टाइप की कंपनी जो थी ना, इनके ये दोनों ही काफी लो रहते थे क्योंकि लोगों को इतना इनके बारे में पता नहीं होता था। लेकिन अब सोचो, लेट्स सपोज आपने मेरे साथ ना टाई अप कर लिया, मैं लेमन ट्री हूँ, आपने मेरे साथ टाई अप किया। अब आपने टाई अप में क्या किया, मैंने आपको ना अपना ब्रांड ऑफर कर दिया। मैंने बोला कि ठीक है, आपका जो नाम है ना, हम वो चेंज करके लेमन ट्री कर देंगे। अब लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी बोल रहा हूँ कि देखो यार, मेरी तो एक रेपुटेशन है, तो आपको अपनी लेवल ऑफ सर्विस को उस लेवल पर लेकर आना पड़ेगा, तभी मैं आपको अपना नाम लैंड करूंगा। तो मैं आपके स्टाफ को ट्रेनिंग भी दूंगा, आपको ये बताऊंगा कि डे टू डे बिजनेस को कैसे रन करना है, जिसके हिसाब से आप मेरे ब्रांड के नाम को आप यूज करोगे और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव भी करोगे। अब सिंपल सी बात है, हो सकता है उसके लिए आपको थोड़े इंटीरियर डेकोरेशन भी करनी पड़े, थोड़ा रेनोवेशन भी कराना पड़े। इसका मतलब जो है ना, जैसे मैं लेमन ट्री हूँ, तो ठीक है, मेरे को तो आप एक बात समझो, मेरे को तो कोई नई इन्वेस्टमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। इन्वेस्टमेंट कौन लगाएगा, वो लोकल होटल जो है। क्यों लगाएगा वो इन्वेस्टमेंट, वो कहेगा मैं ठीक है, मैं थोड़ा पैसा लगाता हूँ, लेकिन आने वाले टाइम पे इससे फायदा क्या होगा। लेट्स सपोज वो अपना रूम जो था ना, वो 3-4 हजार रुपए के अंदर अपना रूम रेंट आउट करता था, लेकिन अब क्योंकि अब लेमन ट्री का नाम आ चुका है, तो होगा क्या, वही आने वाले टाइम पे उसी रूम का 5,500-6,000 तक भी चार्ज कर सकता है। और क्योंकि ज्यादातर लोग जो अब ऑनलाइन बुकिंग करेंगे, वो लेमन ट्री में रहना पसंद करेंगे, राइट, तो इससे उनकी ऑक्यूपेंसी रेट भी बढ़ जाएगा। वो क्या सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग ऑफ इट एज एन इन्वेस्टमेंट, कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन उससे हमारे ये दोनों मैट्रिक्स जो है ना, ये इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें लेमन ट्री को क्या मिलेगा। अब गाइस सोचो, लेमन ट्री जो है ना, वो बेसिकली एक तो फ्रेंचाइजी फी लेता है और साथ में कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स भी लेता है। और ये जो कंपनीज हैं, जो लोकल होटल है, इस प्रॉफिट को देने के लिए रेडी है, क्योंकि इससे उसको एक इंस्टेंट ब्रांड विजिबिलिटी मिल जाती थी। एंड दैट इज हाउ लेमन ट्री इज ऑपरेटिंग। देखो सिंपल सी बात है ना, अब लेमन ट्री नई जगह पे एक एक होटल बनाए, अब एक एक होटल बनाने में भी टाइम ज्यादा लगता है, राइट, और उसको बनने में टाइम लगेगा, फिर उसके ऊपर प्रेशर भी बहुत आएगा। तो उसने क्या किया, इन सारी चीजों को बाईपास कर दिया। ऑलरेडी इतने एग्जिस्टिंग होटल्स हैं, उनके साथ ही टाई अप कर लेते हैं। इससे देखो क्या फायदा होगा। पहले क्या होता था, अगर ये लोग खुद का होटल बनाते तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर नंबर ऑफ रूम्स जो थे वो बढ़ जाते थे, लेकिन अब नंबर ऑफ रूम्स नहीं बढ़ रहे। जो एग्जिस्टिंग रूम्स है ना, उन्हीं को बेटर किया जा रहा है, जिससे उनसे एवरेज रेंटल जो है ना, वो ज्यादा चार्ज किया जा सके और साथ में दोनों को ही बेनिफिट हो जाए, जो लोकल ओनर है उसको भी और ब्रांडेड होटल है उसको भी, दोनों को ही फायदा हो जाए। तो इस तरीके से ये लोग आज की डेट में काम कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट इज द फ्रेंचाइजी मॉडल। नाउ लेट्स talk about another form which is management contracts. अब गाइस देखो, एक होटल है बेसिकली, वो इट्स आल्सो अ लिस्टेड कंपनी बाय द नेम चार्लेट होटल्स। अब ये जो JW मैरियट जो है ना, उसने इसके साथ टाई अप किया हुआ है। अब देखो किस तरीके से काम करता है। चार्लेट होटल्स जो है ना, इनकी चेन ऑफ होटल्स है और JW मैरियट के साथ ना इन्होंने एक मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। चार्लेट होटल के ओनर जो है ना, वो बोलते हैं यार, JW मैरियट को बोलते हैं कि यार देखो, आप हमारे होटल्स को खुद मैनेज करो, एसेट हमारा, प्रॉपर्टी हमारी, होटल हमारा, आप जैसा बोलोगे हम उसको रेनोवेट करवा देते हैं। उसके बाद आप अपनी ही टीम को भेजो, वो बेसिकली पूरे होटल को बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज करेगी, जैसे आप अपने JW मैरियट को अपने खुद के ब्रांड के होटल्स को मैनेज करते हो। और इसके लिए हम आपको एक मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट की फी दे देंगे, मतलब आपको पूरे ऑपरेशंस जो है ना, उन्होंने इनके हाथ में दे दिए और इसके लिए ये लोग एक फी लेंगे। अब लेमन ट्री भी इस तरीके से करता है। तो लेमन ट्री को क्या है ना, बेसिकली दो तरह से एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम आ जाता है, एक तो फ्रेंचाइजी के थ्रू और दूसरा ये मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। कई होटल्स ऐसे भी होंगे जो कहेंगे नहीं, हमको अपना नाम ही रखना है, लेकिन आप हमारी सर्विसेज को इम्प्रूव कर दो, आप हमारी मैनेजमेंट को संभाल लो, तो वो हो जाएंगे मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर।
अब देखो इन दोनों में लेमन ट्री का मेन खर्चा क्या है? लेमन ट्री को कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि उसको एक सोर्स ऑफ इनकम ही, स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम मिलने वाला है फ्रॉम दीज कंपनीज। अब वो एक होटल के साथ तो टाई अप नहीं करेगा, वो मल्टीपल होटल्स के साथ 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 टाई अप कर सकता है, जिसके थ्रू उसकी ब्रांड विजिबिलिटी भी बढ़ती है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ जाती है और साथ में उसकी बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट भी नहीं आता। अब इससे क्या होता है ना, अगर मान लो डाउन टर्न आएगा, देखो सबसे बड़ा बर्डन ही डेट का होता है, सबसे बड़ा बर्डन ही इंटरेस्ट पेमेंट्स का है। सोचो ना, जैसे कोविड का टाइम आया, एकदम से अब होटल्स ने इतने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के डेट्स लिए हुए थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना था। अभी अब लोग ही नहीं आ रहे तो इंटरेस्ट पे करेंगे कैसे? तो इन्होंने इससे बचने के लिए ना ये मेथड यूज करना स्टार्ट कर दिया कि हम लोग अपना पैसा नहीं लगाएंगे, हम बाकी लोगों की सर्विसेज को इम्प्रूव करने में लगेंगे, जिससे कि हम कोलैबोरेशन में काम कर सकें और सभी इसका बेनिफिट उठा सकें। क्योंकि अगर हम खुद का होटल बनाएंगे तो यार जो लोकल होटल वहाँ पर भी खुला हुआ है वो अपने प्राइसेस को और कम करेगा टू स्टे प्रॉफिटेबल। इससे दोनों को ही प्रॉब्लम होगी, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के चक्कर में दोनों के ही मार्जिन्स गिरेंगे। थर्ड जो डिवीजन होता है ना, वो है इनका फूड एंड बेवरेजेस का। अब आप देखते होंगे कभी भी आप किसी भी होटल में जाओ, वहां पर फूड एंड बेवरेजेस का डिवीजन भी है। अब आज की डेट में ना वो जो डिवीजन जो है ना वो काफी स्ट्रगल कर रहा है एवर सिंस द एडवेंट ऑफ स्विगी एंड जोमेटो। आज आप सोचो, आप किसी भी होटल के अंदर जाते हो तो पहले क्या होता था ना, हमें एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पता नहीं होता था कि कहाँ पर क्या अच्छा मिलता है, तो हम क्या करते थे, वी वर फोर्स्ड टू ईट इन दी होटल ओनली। तो जिससे ना होटल जो थे उसके जो फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट है वो काफी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाता था। लेकिन इसके अंदर आज की डेट में कोई भी ग्रोथ नहीं रह गई है। लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू मुंबई, तो होगा क्या ना, मुझे जोमेटो और स्विगी पे ऑलरेडी पता लग जाता है जो मुंबई के अंदर अच्छे रेस्टोरेंट्स कौन से हैं, एंड दे आर विलिंग टू डिलीवर इट टू माय होटल ओनली। तो दैट इज एग्जैक्टली अ न्यू ट्रेंड विच इज इमर्जिंग, जिसकी वजह से इनका जो फूड एंड बेवरेजेस डिवीजन जो है ना वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं नेट टोटलिटी में बात करता हूँ ना, ये जितनी भी कंपनीज हैं, दे आर एबल टू जनरेट वेरी गुड रिटर्न्स फॉर देयर शेयर होल्डर्स इन द लास्ट 2 years, एंड दिस ट्रेंड इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years एज वेल एट द मिनिमम। क्योंकि सोचो ना, लेट्स सपोज अगर मैं फ्रेंचाइजी मॉडल पे जा रहा हूँ तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एकदम से आप समझो कि जो नंबर ऑफ रूम्स है वो इंक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि मैं किसी भी लोकल होटल के साथ टाई अप करता हूँ, उसको बोलता हूँ यार आप मेरे ब्रांड को यूज करो। अब देखा जाए तो मैं मार्केट को तो यही बता रहा हूँ ना कि देखो लेमन ट्री ने एक और होटल खोल दिया है, बट क्या उसने एक्चुअल होटल खोला? क्या उसने एक्चुअल कोई इन्वेस्टमेंट करी? और उसी टाइम जब इकोनॉमी बूम कर रही है आप उसको यूज भी कर पाओगे, एंड अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दिस थिंग एवरेज रेवेन्यू भी इंक्रीज करेंगे और ऑक्यूपेंसी रेशियो भी इंक्रीज करेगी। अब इसके अंदर ना एक और मीट्रिक आता है जिसको बोलते हैं रेव पार, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम। अब बेसिकली वो क्या है, लेट्स सपोज कि एवरेज रेंट पर रूम का क्या मतलब हुआ, मान लो एक पर्टिकुलर होटल जो है ना उसमें देखो हर तरह के रूम्स होंगे। लेट्स सपोज 4000 का भी रूम होगा, 8000 का भी रूम होगा, 15000 का रूम भी होगा और 25-25 हजार के भी रूम होंगे, राइट। लेकिन ऑन एन एवरेज ज्यादातर लोग किस टाइप के रूम्स में रहते हैं उसके हिसाब से अगर हम वेटेड एवरेज निकालें, एवरेज रेंट पर रूम बोलेंगे उसको, राइट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, लेट्स सपोज उसका जो एवरेज रेंट जो था ना पर रूम दैट वाज 5000 रुपीज, और ऑक्यूपेंसी जो थी ना वो है 80%, मतलब कि ऑन एनी गिवन डे 80% ऑफ सच काइंड ऑफ रूम्स, या पूरे साल के अंदर वो जो 5000 रुपए पर डे के हिसाब से जिस रूम पे आप चार्ज कर सकते थे वो 80% ऑफ द टाइम जो है ना वो ऑक्यूपाइड रहता है। मतलब 80% इंटू 5000 विच इज 4000 रुपीज। जो रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम जो है ना वो होटल को कितना मिलता है, दैट इज अराउंड 4000 रुपीज। अब ये एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है अगर आपको होटल इंडस्ट्री को ट्रैक करना है, क्योंकि अगर आपका रेव पार बढ़ रहा है, आपका ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ रहे हैं और आपके ARR बढ़ रहा है, तो आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो कंपनी है ना या होटल जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। मान लो कि आपका जो ऑक्यूपेंसी रेट जो था ना वो 60% पे चल रहा था, क्योंकि ऑक्यूपेंसी इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया, रूम के रेंट को कम कर दिया। अब सिंपल सी बात है, अगर आप रूम के रेंट को कम कर दोगे तो अब ज्यादा लोग उसको अफोर्डेबल रेंज में आ जाएगा ज्यादातर लोगों के लिए। अफोर्डेबल रेंज में आएगा तो होगा क्या कि आपकी ऑक्यूपेंसी तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपका रेव पार जो है ना वो ओवरऑल जो है ना वो स्ट्रगल करना शुरू कर देगा। इससे आप ये भी ट्रैक कर सकते हो ना कि बिजनेस के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि अगर मुझको ऑक्यूपेंसी रेशियो जो है ना वो बढ़ाने के लिए मुझको रेंट को कम करना पड़ रहा है, एवरेज रेंट को कम करना पड़ रहा है, इसका मतलब बिजनेस के अंदर ना अभी भी काफी वीकनेस है और इकोनॉमी जो है वो उतना भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और डिमांड डायनामिक्स आर नॉट इन द कंपनीज फेवर।
लेकिन अगर दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, दैट इज आइसिंग ऑन द केक, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस करंट एनवायरनमेंट, राइट। और ये ट्रेंड जो है ना, ये अभी स्टार्ट ही हुआ है। आने वाले 3 to 4 ईयर्स के अंदर दिस ट्रेंड इज गोइंग टू बिकम इवन बिगर, क्योंकि सारी कंपनीज अब इसी मॉडल के ऊपर ही ग्रोथ कर रही हैं। And because of this thing, it is going to present amazing opportunities for all the companies which are listed, and इसकी वजह से जितने भी शेयर होल्डर्स हैं और जितने भी इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, they can make decent amount of returns in the future. So I hope आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा. If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. I'll see you in the next one.